नमस्कार, मैं चंद्रभूषण। आज मन बहुत आहत है हाथरस कांड को लेकर। अगर आपका मन विचलित नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। सवाल पूछिए। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं मीडिया में रह चुका हूँ, पत्रकार रह चुका हूँ, राजनीति में हूँ, लेखक हूँ। अगर आपका दिल हाथरस कांड को लेकर एक बिटिया को के साथ जो दरिंदगी होती है और उसके लाश को आधी रात में जला दिया जाता है, इसे देखकर अगर आप चुप हैं, सिर्फ टीवी में देखकर और पॉपकॉर्न खाते हुए, खाना खाते हुए आप सिर्फ आह और अफसोस व्यक्त करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप जिंदा नहीं हैं, मुर्दा हैं। देश आज आपसे सवाल पूछने कहता है। आप किसी राजनीतिक दल के हों या किसी मीडिया घराने में हों, अगर आपका मन विचलित नहीं होता है, दिल विचलित नहीं होता है, तो मेरा ख्याल है कि यह एक बुरा दौर आ गया है। इस बुरे दौर को हमें एक आंदोलन के जरिए, क्योंकि कहावत है कि यदि आप चुप हैं तो बुरे व्यक्ति आप पर हावी होंगे। एक कहानी है कि एक गांव में विकास नहीं हो रहा था। वहाँ के लोग एक बाबा से पूछने आए कि हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है। बाबा ने पूछा कि तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं? तो उसने बताया कि करीब 2000 लोग हैं, लेकिन मुखिया के कुछ आदमी हैं, कुछ गुंडे हैं जो गांव का विकास नहीं होने दे रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम 2000 लोग हो, पढ़े लिखे हो ना? बोला हाँ, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं। बोला खाक अच्छे लोग हो? अगर तुम 2000 लोग अच्छे लोग हो, अपने को अच्छे कहते हो, अपना तमगा देते हो, और 2-4 गुंडे हैं, मवाली हैं, जो उस गांव का विकास नहीं करने दे रहे हैं, तो तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो 2-4 जो बुरे हैं वो संगठित हैं, और संगठित होकर के तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं, और तुम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। मारने का मतलब है कि उस विचारों को आप मार नहीं सकते। आप अपने को अच्छे कहते हैं, दरअसल तो आपसे कोई बुरा हो ही नहीं सकता है। जो समाज में इस तरह की दरिंदगी, इस तरह के व्यभिचार, इस तरह के बुरे विचार फैल रहे हों और आप चुप बैठे, कमरे से बाहर निकलना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, तभी जाकर के इस तरह के जो घटनाएं हुई हैं वो रुकेंगी। सवाल यहाँ यह नहीं उठता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं। पार्टी की प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, लेकिन जो समाज के साथ पार्टी क्यों है, राजनीतिक दल क्यों है, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरा विषय यहाँ पर है सवाल पूछिए। जब तक आप हुक्मरानों से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब सवाल ही आपका मर जाएगा, दब जाएगा, तो फिर आपके जीने का मकसद क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? उसने कहा, भाई मेरी उम्र जो है 70-80 साल हो गए। आपने समाज के लिए क्या किया? उसने कहा कि हमने अपने बेटे बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अपने परिवार को देखा। बोले इसमें नया चीज़ क्या है? परिवार को तो हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए, अपने बेटे बेटियों को देखना ही चाहिए, लेकिन समाज में आपने क्या किया? उसका जवाब कुछ नहीं था। क्या आपने आस पड़ोस के जो गरीबी है,
जो गुंडागर्दी है, जो अन्याय है, क्या उसके खिलाफ कोई प्रतिकार किया? उसके खिलाफ आपने कोई सवाल पूछा प्रशासन से या सरकार से? कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो फिर आपके आदमी होने पर भी शक है, क्योंकि जरूरी है कि आपकी एक प्रतिबद्धता समाज के लिए, देश के लिए भी होनी चाहिए, अपने राज्य के लिए होनी चाहिए, अपने क्षेत्र विशेष के लिए होनी चाहिए। जहां आप हैं वहां अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। आप संगठित ना भी हों, चिंता ना करें, आप आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठा सकते हैं तो लिखिए। अगर लिख नहीं सकते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो जो इसका प्रतिकार कर रहे हैं या इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसका साथ दीजिए। अगर उसका साथ भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप अपने मुंह को चुप रखिए, उसकी आलोचना नहीं करिए। आज स्मृति ईरानी हो, किसी भी दल की हो, जितनी महिलाएं हैं, आज हाथरस की घटना को लेकर के चुप बैठी हैं, लेकिन वही कंगना रनावत के साथ उसके घर अगर उसका टूटता है तो बोलती हैं, या फिर हैदराबाद की जो घटना होती है उस पर बोलती हैं। लेकिन आज उनके भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में उस बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उसे मार दिया जाता है और बिना हिंदू रीति रिवाज के, संस्कार के उसे जला दिया जाता है। मन चित्कार उठता है कि ऐसा क्यों होता है और क्यों होना चाहिए। आज मीडिया जो दिन रात सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को सवाल पूछते हैं, और ये दलाल अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार और ऐसे मीडिया घराने जो सवाल पूछता है भारत, इंडिया, उसके साथ ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दिक्कत है कि ये पालन पोषण करने वाले ये जो शासक वर्ग है उनका कहीं न कहीं हस्तक्षेप होता है। मुझे याद है, मैं भी अखबार में काम करता था, हरियाणा में एक अखबार में मैं काम करता था। बहुत जिम्मेदारी के साथ मुझे डेस्क की जिम्मेदारी संभालने दी गई थी, लेकिन मैं रिपोर्टिंग भी करता था। और मुझे याद है कि एक दिन रात में 11 बजे एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला था। मैंने उसी समय प्रेस में प्लेट को रुकवाया था। छपने से पहले प्लेट बनता है, और मैंने कहा था ये खबर जाएगी, और वो खबर गई, सारे समाज को मालूम चला, उसे जेल हुई। लेकिन एविडेंस के अभाव में वो बरी हो गया। आज जुडिशरी भी जो है सवालों के घेरे में है। बाबरी मस्जिद ढहती है, लेकिन उसे ढांढने वाला कोई नहीं है, कोई कल्प्रिट नहीं है। आज इस बिटिया, जो हाथरस की बिटिया, अब इसे कहा जा रहा है कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। तो क्या उस बिटिया ने अपनी जीभ खुद काट ली, खुद बलात्कार कर लिया, अपनी रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ ली? शर्म आती है ऐसे प्रशासन बैठे लोगों पर। मैं प्रशासन के लोगों से, सरकार से पूछता हूं कि अगर आपके, भगवान न करे, आपकी बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, आपके रिश्तेदारों के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, क्या आप चुप बैठेंगे? क्या करें? ये सवाल पूछिए। अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो अपने से सवाल पूछिए कि आपके जीने का हक है।
आखिर ईश्वर क्यों दे? ये जिंदगी आती रहेगी, जाती रहेगी। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। क्यों डरते हैं? किससे डरते हैं? क्योंकि 100 साल या 70 साल 80 साल की ज़िंदगी से बेहतर है कि विवेकानंद या भगत सिंह जैसे लोगों की जो ज़िंदगी है, जो 30 साल 40 साल जिए, एक सार्थक ज़िंदगी जी थी। आप भी सार्थक ज़िंदगी अगर नहीं जी सकते हैं तो जीने का कोई आपको हक नहीं है। ईश्वर ने, भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं भेजा है, आपको इंसान बनाया है। तो अगर इंसान है तो सवाल करिए। मीडिया के जो बंधु हैं, जो अब नौकरी करते हैं विभिन्न घरानों में, उनसे भी सवाल है कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं, बहनें हैं। अगर खुदा न करे, ईश्वर न करे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो क्या आप करें? आपकी मजबूरी हो सकती है, क्या करें? हम नौकरी करते हैं वहाँ। तो उनसे सवाल है, मीडिया के बंधुओं से सवाल है कि नौकरी क्यों करते हैं आप? मीडिया में जाना या पत्रकारिता में जाना एक मिशन है। अगर मिशन को नहीं पूरा कर सकते हैं तो रोड पर सब्जी बेचिए। अगर परिवार ही पालना है तो सब्जी बेचिए, कहीं कंपनी में नौकरी कर लीजिए। अगर पत्रकार हैं तो अपने कलम को, अपनी जो विवेकशीलता है उसे बनाए रखिए। मैं घटना बताता हूँ। मैं हरियाणा में था। मैंने उस बड़े अखबार की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि मुझे लिखने के लिए मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि वो उस अखबार को हरियाणा में फैलना था, अपना प्रसार संख्या बढ़ाना था, स्थापित करना था। उस समय चौटाला की सरकार थी। उसी चौटाला, जिसे आप जानते हैं, वो मुख्यमंत्री थे और जिन्हें शिक्षक नियुक्ति को लेकर के और विभिन्न घोटालों में जेल हुआ है। मैंने उस समय चौटाला के खिलाफ, या कह सकते हैं उनकी सरकार के खिलाफ, एक खबर लिखी थी। वो खबर क्या थी कि उस समय सारे स्कूलों के लिए कंप्यूटर खरीद लिए गए, भुगतान भी कर दिया गया। मैंने अपने संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक जिले में पता करो कि क्या स्थिति, स्कूलों की स्थिति क्या है। आप जानकर हैरान होंगे कि किसी भी स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में मुश्किल से 10% स्कूल में ही बिजली थी, वायरिंग लगी हुई थी। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चौटाला से पूछा था कि आप ये बताएं, जब स्कूलों में वायरिंग नहीं है, जब वायरिंग नहीं है, बिजली नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे? तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, ये सवाल दोबारा पूछा, और पता है क्या हुआ? सारे पत्रकार जो है कहे जी, अरे सर शांत हो जाइए। बोले क्यों? सवाल करना क्या पत्रकार काम नहीं है? तो उस पर चौटाला का जवाब था कि मैं जाट हूं, नाक ऐसे पकड़ता हूं। मैंने कहा मैं बिहारी हूं और नाक को मैं सीधा ही पकड़ता हूं, आप जवाब दें। और मुझे याद है कि उस समय जो सरकार के जो डीपीआरओ थे, उन्होंने कहा हुजूर हमें नौकरी चली जाएगी। हमने कहा आपकी नौकरी चली जाए, मुझे उसके फर्क नहीं है, पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए। और इस खबर को मैंने जब लिखा, बायलाइन लिखा, नहीं छापा गया। फिर इसी प्रकार एक और खबर थी जिसमें कि बड़े घराने किस प्रकार सेल टैक्स की चोरी करते हैं, उस खबर को बायलाइन हमने लिखा। वो भी खबर नहीं छपी। और मुझे याद है कि मैं उन दिनों अखबार की स्थापना हो रही थी, मैं ब्यूरो में सोता था, टेबल पे सोता था।
कोई मकान लेकर के नहीं सोता था उस समय, क्योंकि एक ही जिद थी कि इस अखबार को आगे बढ़ाना है। मैंने तत्काल जब पूछा मैंने संपादक से, उस समय संपादक आरएसएस के ही एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो बाद में भाजपा सरकार में बड़े ओहदे पर चले गए। मैंने पूछा कि मेरी खबरों को क्यों नहीं छापा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता, आप जीएम से बात करें, जनरल मैनेजर से बात करें। मैंने जनरल मैनेजर से बात की, मेरी खबरों को क्यों नहीं छापा जाता है। उनका एक सवाल था, चंद्रभूषण, तुम आगे चल करके इस अखबार के संपादक बनने वाले हो, खबर तुम्हारी अच्छी है, बहुत अच्छी, तथ्यात्मक भी है, लेकिन ये नहीं छप सकती। मैंने पूछा क्यों, अगर क्या कारण है। तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग यहाँ धंधा करने आए हैं। हमने कहा सर, आप धंधा करने आए हैं और मैं पत्रकारिता करने आया हूँ, बस फर्क यही है। और मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं चला आया। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो उनका जवाब क्या था, चंद्रभूषण, बहुत गलत कर रहे हो, रोड पे आ जाओगे, परिवार भूखे मरेंगे। तुम जान रहे हो, तुम संपादक बनने वाले थे, तुम्हारी तनख्वाह 40,000 रुपये हो जाएगी, तुम्हें कार मिलेगा, घर मिलेगा, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा सर, मुझे कुत्ता बनना पसंद नहीं है, जंजीर लगाना मुझे पसंद नहीं है। मैं उन्मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मैं पत्रकारिता मैंने इसलिए ज्वाइन किया है। मैं पत्रकारिता में इसलिए आया कि मेरी आवाज़ बुलंद रहे, और मैं चाहता हूँ कि इसी बुलंद आवाज़ के सहारे मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन उसके एक धंधा, जो उन्होंने कहा कि हम यहाँ अखबार नहीं धंधा करने आए हैं, उस छोटे से 2 शब्द ने मुझे विवश किया कि जब धंधा ही करना है तो मैं भी धंधा करके दिखाता हूं। और पब्लिकेशन में आया और जम के धंधा किया, पत्रकारिता को कभी कलंकित नहीं होने दिया। आज जो कलमकार हैं, जो मीडिया में हैं, हमारे बंधु, माफ़ कीजिएगा, बहुत दिक्कतें आई, अखबार छोड़ने का बहुत दिक्कतें, रोड पे आ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सम्मान और इसके लिए, इज्जत, जो पत्रकारिता को बचाने के लिए अगर रोड पे भी आना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे शुभचिंतक, बहुत सारे हमारे चाहने वाले लोगों ने थामा मुझे। खूब किताबें लिखी, खूब किताबें बिकी, और धंधा भी हुआ। लेकिन धंधा जो है, ये शासक वर्ग, ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, उसके तहत बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति बेईमान नहीं होता, सिस्टम उसे बेईमान बनाता है। तो आप सिस्टम के हाथों न खेलें, बल्कि सवाल पूछें। अगर आज सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी आप पर थूकेगी। आपके जुल्मों को लेकर के जो सवाल है, उस सवाल को पूछिए, क्योंकि हम जिंदा तभी हैं जब हमारे अंदर चेतना है, विवेक है। अगर विवेक और चेतना नहीं रहेगी, हम आदमी कहलाने लायक नहीं है। ये कई सवाल हैं, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, हम उनसे माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि आप दुर्योधन की तरह चीर हरण होता हुआ देखते रहें, यह अच्छा नहीं है। आज समाज में हमारे बहु बेटियों के साथ, बहनों के साथ जिस प्रकार वातावरण है, आधी आबादी के साथ जो वातावरण है, वो अच्छा नहीं। किसने मना किया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना करें? आज सरकार को बचाने के लिए चूंकि आवाज़ उठ रही है, तो आप विभिन्न तर्क दे रहे हैं
कि उस बिटिया के साथ रेप नहीं हुआ? क्या बिटिया ने खुद ही अपना रेप करा लिया? क्या उस बिटिया ने अपने जीभ को खुद काट लिया? क्या अपने रीढ़ की हड्डी को खुद तोड़ लिया? तो ये एक अजीब सा समय है। हम किसी भी पार्टी में हों, आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो भाजपा वाले हों। आप पार्टी मोह से या नेता मोह से आगे बढ़िए। ये नेता वाले आपको मरवा डालेंगे, ये पार्टी वाले आपको मरवा डालेंगे। अपने विवेक को जगाइए। अगर पार्टी लाइन से भी अलग हो करके आपको आवाज़ उठानी है, सवाल करना है, तो जोर सवाल करिए, क्योंकि देश आपसे यही मांग रहा है, आने वाली पीढ़ी यही मांग रही है। नहीं तो फिर एक महाभारत होगा इन जुल्मियों के खिलाफ, क्योंकि शासन आपका है। अगर आप शासन अच्छा नहीं दे सकते, आपको शासन बने रहने का कोई हक नहीं है। माँ बेटियों बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आपको शासन में बने रहने का कोई हक नहीं है। आप मीडिया में हैं, सवाल करिए, अपने मालिकों पे मत जाइए। अपने मालिकों, आप कहेंगे नौकरी चली जाएगी, जाने दीजिए, सब्जी बेचिए, धंधा करिए कुछ, लेकिन अपने कलम को, अपने वाणी को कलंकित मत करिए। अगर जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हर मीडिया के लोगों का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का मन आहत है, बहुत आहत है। अगर इस बुरे दौर में आप अच्छे लोगों का साथ नहीं देंगे, अगर आप कहते हैं मैं अच्छा हूं, तो संगठित होइए और संगठित होकर के ऐसे जुल्मी सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार, उखाड़ फेंकेंगे। यह वक्त है। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर जो स्थितियां हैं, आप कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ ही रहे हैं। आप सवाल ही नहीं करते कि बेरोजगारी क्यों है। आपको मंदिर मस्जिद में उलझा दिया जाता है और आप उलझ जाते हैं। आपको जातियों में उलझा दिया जाता है, आप उलझ जाते हैं। आप शिक्षा को लेकर के बहस नहीं करते हैं कि नहीं चाहिए हमें मंदिर मस्जिद, हमें स्कूल और अस्पताल दीजिए, हमें पढ़ाइए, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। ये सवाल करिए। आप जानते हैं कि 23% से ऊपर बेरोजगारी दर हो गया है, यानी कि 100 में 23 लोग बेरोजगार हैं। बिहार में तो और बुरी हालत है, करीब दुगुने 46%, यानी 100 में से 46 लोग बेरोजगार हैं। आप सरकार चलाते हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते, अवसर तो दीजिए। वहाँ पर जो शिक्षा की जो स्थिति है, जो अस्पताल की जो स्थिति है, एक भी उद्योग धंधा नहीं, अस्पताल खराब पड़े हुए हैं, स्कूल खराब हैं। आप फिर वही स्थिति में आने जा रहे हैं। जाति, इससे उबरना होगा और समझना होगा कि इस बार वहाँ चुनाव हो रहे हैं बिहार में, अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए। दिक्कत यह है कि एक पार्टी दिल्ली में तो भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ लड़ती है, चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, लेकिन अगर बिहार के लोग उठते हैं तो उन्हें लड़ने भी नहीं दिया जाता है, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाता है। ये सवाल पूछिए, संगठित होइए और इस बार फिजा बदलिए, क्योंकि हमारा एक ही सवाल है कि आप सवाल करिए, अपने से सवाल करिए, समाज से सवाल करिए, राजनीति से सवाल करिए, सिस्टम से सवाल करिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो जो स्थितियां हैं वो और बुरी होंगी। आज दूसरे का घर जला है, कल आपका भी घर जलेगा। तो इसलिए उठिए और सड़कों पे आइए। धन्यवाद।